नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये यूजीसी नेट के फोर्थ चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मिल जाएंगे, उसके एमसीक्यू मिल जाएंगे और रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं उसके भी एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको। और वैज्ञानिक विधि हम किस प्रकार से शोध करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को काम में लेते हैं, उन सब के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज तथा अमौखिक संचार की शक्ति किस प्रकार की होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज संचार का एक प्रकार है जो हम दूसरों से मिलते हैं, तो हम एक दूसरे से ढेर सारी बातें और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही करते हैं। जब आप और हम, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, आप और हम जब मिलते हैं तो हम अपनी कई सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही कर सकते हैं। हाव भाव प्रकट कई प्रकार की होती हैं। जिस तरीके से हम बैठते हैं, जिस तरीके से हम हाव भाव रखते हैं या बनाते हैं, हमारी रुचि, विश्वास, इच्छा या फिर हमारे विश्वास, अभिरुचि तथा हमारी नक्शा को दर्शाता है। यानी कि हम किस प्रकार से बैठ रहे हैं, किस प्रकार से खड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज संचार को भी इफ़ेक्ट करती हैं। अमौखिक संचार और उनकी 5 भूमिकाएं हैं। जो अमौखिक संचार होती हैं उनकी 5 प्रकार की भूमिकाएं हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है दोहराना। बॉडी लैंग्वेज से उस बात को दोहराने में मदद मिलती है जिसे शब्दों के द्वारा कहा जाता है। बॉडी लैंग्वेज से हमें उस शब्द को दोहराने में मदद मिलती है जिसे शब्दों के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी है दोष निकटता है। इससे कहे गए वाक्यों में दोष निकटता में भी मदद मिलती है। जो हमारे दोष होते हैं उसमें भी हमें मदद मिलती है। और तीसरा है प्रतिस्पादित करना। शब्दों के प्रयोग द्वारा कही गई बातों की जगह दूसरी सूचना देने में भी नॉन वर्बल संचार से मदद मिलती है। आँखों ही आँखों में इशारा। यानी कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप एक बात करके अपनी भौहें मटका के आँखों ही आँखों में इशारा करके आप दूसरी बात भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि कोई व्यक्ति खड़ा हो आपके सामने तो वो समझ नहीं सकता कि किस प्रकार से बात हुई है, क्या इशारा किया है, इसका मतलब क्या है इशारे का। तो ये होती है। और चौथी है प्रतिपूर्ति करना। बॉडी लैंग्वेज से शब्दों और वाक्यों द्वारा दी गई सूचनाओं के संदर्भ में भी मदद मिलती है, ठीक है। 5वीं रेखांकित करना। शब्दों के प्रयोग से दी गई सूचना को रेखांकित करने में भी मदद मिलती है। बॉडी लैंग्वेज से भी हमें इसमें मदद मिलती है, रेखांकित सूचना। अब देखते हैं अमौखिक संचार तथा बॉडी लैंग्वेज के कौन कौन से प्रकार हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है चेहरे के हाव भाव, ठीक है। व्यक्ति का चेहरा कई तरह की सूचनाएं देता है। यानी कि जो आपका जो चेहरा होगा या हमारा चेहरा है वह हमें कई प्रकार की संचार के विरुद्ध करता है, कई प्रकार की हमें सूचनाएं दे देता है। चेहरे से ही आप किसी को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये बंदा क्या कहने वाला है, इसका क्या दिमाग है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यानी कि चेहरे के हाव भाव या दुख, सुख, पीड़ा, गुस्सा, आश्चर्य का डर रहता है। इन सबको आप समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा है तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति गुस्से हैं, या हाव भाव किस तरीके से वह रखता है। और सेकंड है शरीर की मुद्रा। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम तरह तरह की मुद्रा करते हैं। यानी कि तरह तरह के शरीर को मुद्रा में लेते हैं। हम अपने हाथों को तरह तरह की हरकतों में लाते हैं। यानी कि अपने जो आपके हाथ हैं या हमारे हाथ हैं वह हम कई प्रकार से यूज़ करते हैं उनका। तो यह शरीर की मुद्रा से भी संचार का माध्यम होता है। और तीसरा है नज़रों का मिलना। इसमें क्या है, आँखों का प्रयोग सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो आँख होती है वह हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। और इसे नॉन वर्बल संचार का एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। नॉन वर्बल मतलब जो बातों से ना कहा गया हो और ऐसे हो जाए, उसको नॉन वर्बल कहते हैं। आपके देखने का तरीका यह बताता है कि आप किस व्यक्ति में रुचि रखते हैं या नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके देखने का तरीका कैसा है, कैसी आप सोच रखते हैं अदर व्यक्ति के लिए, तो ये
रखते हैं तो ये बता देता है नॉन वर्बल, नज़रों से मिलने में। और चौथा है स्पर्श। स्पर्श के माध्यम से हम सूचना प्रेषित करते हैं, जैसे हाथ को मिलाने से, कंधे पर हाथ रखने से, पीठ थपथपाने से, सिर के बाल बिखेरने से बहुत सारी सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। जब आप किसी के बाल बिखेरते हैं तो उसको लगता है कि ये बंदा हमारी सकारात्मक चीज़ों पर ऑब्ज़र्व कर रहा है। पीठ थपथपाते हैं आप किसी बंदे की तो उसको लगता है कि हमें गर्व महसूस होता है, किसी किसी काम को करके आता है बंदा और आप उसकी पीठ थपथपाते हैं तो लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई खड़ा है, हम अकेले नहीं हैं। तो स्पर्श से भी कई चीज़ें होती हैं। और पाँचवीं है ध्वनि। शब्दों को बिना प्रयोग किए बगैर हम बहुत सारी सूचनाएं दे देते हैं। यानी कि शब्दों को बिना प्रयोग किए भी हम बहुत सारी सूचनाएं एक दूसरे में दे देते हैं और सूचनाएं ऑब्जर्व करते हैं और ले भी लेते हैं। इसके बाद है समाचार एजेंसी। ठीक है, इसको देखते हैं कौन कौन सी एजेंसी हैं। फर्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। ठीक है, जो बिना किसी लाभ के चलाई जाने वाली सहकारी संस्था है। यानी इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। 27 अगस्त 1947 को किसकी स्थापना हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हुई थी। 1 फरवरी 1949 इसमें अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी थी। 1 फरवरी 1949 से इसने अपनी सेवाएं जो थीं उनकी उसने सेवाएं प्रारंभ कर दी थी सोसाइटी के लिए। और सेकंड है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की स्थापना 19 सितंबर 1959 को हुई थी। 19 सितंबर 1959 को हुई थी। इसके 21 मार्च 1961 से कार्य करना इसने अपना शुरू कर दिया था। कब से? 21 मार्च 1961 को इसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। वर्ष 1982 में इसने पूर्ण रूप में हिंदी कार्य सेवा यूनिवार्ता का शुभारंभ किया। 1982 में हिंदी कार्य सेवा का यूनिवार्ता का कार्य प्रारंभ किया और भारत की पहली समाचार एजेंसी बन गई। भारत की पहली समाचार एजेंसी बन गई। कौन सी? यूनाइटेड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब टेलीविज़न और समाज। ठीक है, टेलीविज़न ग्रीक शब्द टेली और शब्द लैटिन शब्द विज़न से बना है। यानी कि टेलीविज़न है वह ग्रीक शब्द के टेली से और लैटिन शब्द के विज़न से बना है। टेली का शाब्दिक अर्थ होता है दूर पर, ओके, और विज़न का अर्थ होता है देखना। किसी चीज़ को हम किस प्रकार से देख रहे हैं दूर से। इसका तात्पर्य है कि जो दूर से चीज़ों को दर्शाता है वह दूरदर्शन है। या तरंगों के माध्यम से आवाज़ को भेजता है, उसे हम टेलीविज़न कहते हैं। टेलीविज़न मनोरंजन सूचना प्राप्त का सबसे आकर्षण और प्रभावी मास मीडिया है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 अगस्त 1959 को में दिल्ली में शुरू हुआ था। ये याद रखना, 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। सामाजिक विकास एवं देश की अर्थव्यवस्थाओं को सक्षम बनाने की दिशा में दूरदर्शन अग्रणी भूमिका निभाता है। यानी कि जो हमारी सोसाइटी की जो इकोनॉमिक्स है उसमें सबसे पहले भूमिका दूरदर्शन ही निभाता है। वर्तमान में देश में 300 टेलीविज़न चैनल से कार्यक्रमों, अभी 300 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1975 में भारत द्वारा करने के लिए उपयोग किया गया था। इसको भारत में लागू 1975 में उपयोग किया गया था, लाया गया होगा। इसके बाद है विज्ञापन एवं समाज। विज्ञान तेरे प्रभावी माध्यम है। विज्ञान एक ऐसा प्रभावी माध्यम है। आज लोगों एवं समाज पर विज्ञान का बहुत प्रभाव है। जो सोसाइटी है उस पर विज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज 21वीं सदी है और आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। समाज के ऊपर विज्ञापन का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। किस पर? सिर चढ़कर बोल रहा है। विज्ञापन अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। यानी कि विज्ञापन है जो वह इकोनॉमिक्स का एक अभिन्न अंग है। प्रमुख रूप से यह हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था की हलचल से जुड़ा है। विश्व की अर्थव्यवस्था की हलचल से जुड़ा है। इतना ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्था
और सांस्कृतिक मूल्यों से भी इसका गहरे संबंध है। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, जो हमारा कल्चर है और जो हमारी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स है, इन सब से विज्ञापन का गहरा संबंध है, एक अटूट रिश्ता है, ऐसा आपका और हमारा है। सामाजिक जागरूकता तथा वाहक विज्ञापन। समाज के विकास के लिए विज्ञापन कला की उत्पत्ति होती चली गई। पूंजीवाद समाज में विज्ञापन का दायित्व सबसे पहले अधिक बढ़ गया। इसकी भूमिका में गुणात्मक परिवर्तन आया है और अर्थव्यवस्था के विकास का मूल भी विज्ञापन है। जो मूल कारण है अर्थव्यवस्था के, वह भी विज्ञापन है। सड़कों, गली, मोहल्ले, सार्वजनिक स्थलों का विज्ञापन सशक्त माध्यम बन गया है। लोक नृत्य है, लोक रंगमंच है, लोक संगीत है, त्योहार या सामाजिक उत्सव आदि विज्ञापन के लिए कुछ ऐसे परंपरागत साधन हैं जिनके द्वारा अपनी बातों को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। साक्षरता मिशन, परिवार कल्याण, टीकाकरण, स्वच्छता अभियान आदि विषयों पर विज्ञापन दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये योजनाएं हैं? साक्षरता मिशन है, परिवार कल्याण है और टीकाकरण है और स्वच्छ अभियान है। इन विषयों पर भी विज्ञापन समय समय पर जारी किए जाते हैं। जन कल्याण विभाग के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन में सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, यानी कि शराब घर का विनाश, जो शराब होती है वो हमारे घर का ही विनाश होता है। हत्यारी, ऐसी अनेक विज्ञापन हैं कि अनेक प्रकार की ऐसी विज्ञापन हैं जिनका उद्देश्य जनता को जागरूक कराना है। आजकल इंटरनेट पर भी विज्ञापनों की होड़ मची हुई, मतलब कि बहुत सी विज्ञापन भरी पड़ी हैं इंटरनेट पर। आप भी सर्च करते होंगे तो बहुत सी विज्ञापन आपको मिल जाती होंगी। अतः विज्ञापन समाज में जनमत तैयार कर देता है। जनमत मतलब एक मत तैयार कर आते हैं। इसलिए आज विज्ञापन समाज के साथ संबंध स्थापित करने वाला एक ठोस माध्यम बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं शोर क्या कहता है। शोर का संचार में किस प्रकार से संबंध है। संचार में शोर का अर्थ सिर्फ भौतिक स्तर पर सीमित नहीं है। ठीक है, शोर एक रुकावट है जो किसी भी संचार प्रक्रिया के दौरान समाज के किसी भी बिंदु पर उभर सकता है। जो हमारी संचार हम करते हैं वह कभी भी उभर के सामने आ सकता है। हमारे आसपास का पर्यावरण शोर का मुख्य स्रोत है। जो हमारी पर्यावरण है वह शोर का ही एक विभिन्न अंग है। सड़क में ट्रैफिक है, साउंड स्पीकर है, दोषपूर्ण संरचना है। जब आप बाहर जाते हैं, ट्रैफिक देखते हैं, कई प्रकार के ट्रैफिक होते हैं, वो लोग गाड़ी की हॉर्न लगाते हैं बार बार, तो इससे भी संचार पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। संचार अन्य रूपों में भी हो सकता है, जैसे लिखावट का अच्छा ना होना। ठीक है, जो शोर होता है उसका लिखावट का अच्छा ना होना, राइटिंग स्किल ना होना, दिक्कत आती, खराब परेशानी हैं, ये सब संचार के लिए परेशानी के रिकॉर्ड है। अब शोर के प्रकार कौन कौन से हैं। शारीरिक क्रियात्मक शोर, यह वास्तुकला, थकान, सिरदर्द, दवा आदि के कारण होता है। जो हमारी थकावट है, जो हमारा सिर दर्द करता है कभी कभार, तो ये शारीरिक क्रियात्मक शोर होता है। और भौतिक शोर क्या है। यातायात, खराब रोशनी का होना है, यानी कि जो ट्रैफिक है और ख़राब लाइट पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो भौतिक जो चीज़ें हमें दिखती हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो उस पर भी शोर का बहुत इफेक्ट पड़ता है संचार के ऊपर। और मनोवैज्ञानिक शोर, यह दर्शाता है कि हमारी मानसिक स्थिति संवाद प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। हम कैसे दूसरों के कहे या लिखे शब्दों का संकेतों की व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि हम किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के संकेतों की व्याख्या समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जो ये मनोवैज्ञानिक शोर होता है। कई चीज़ें हम मानसिक थकान के तौर पर नहीं समझ सकते हैं कुछ चीज़ें, तो ये भी संचार में बाधा उत्पन्न करता है। अर्थ संबंधी शोर, यह तब होता है जब शुद्ध दुख को परस्पर समझ नहीं पा रहे होते हैं। कोई भी दुख होता है उसको हम नहीं समझ पाते हैं, तो अर्थ संबंधी शोर होता है। अब इसके बाद देखते हैं कक्षा संचार, क्लासरूम में कौन सा कम्युनिकेशन होती है। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक अनुग क्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना है, यानी कि जो टीचर होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अपने लेक्चर अच्छे से चलाए, अच्छे से कम्युनिकेशन करे क्लासरूम में। जो मुख्यतः अज्ञानता, समाज, आवेदन विश्लेषण, संश्लेषण जैसी
क्षमताओं को विकसित करने से संबंधित है। संश्लेषण और विश्लेषण जैसी क्षमताओं को विकसित करने से संबंधित है कक्षा संचार। विद्यार्थी में रुचि पैदा करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से हम विद्यार्थी में रुचि पैदा करते हैं? कक्षा के प्रारंभ में ही दी गई विषय वस्तु का छात्रों की जिज्ञासा, अनुभव और पूर्ण ज्ञान से संबंधित करना आवश्यक हो जाता है। जब आप क्लासरूम में जाते हैं, एक टीचर जब क्लासरूम में क्लास लेने जाता है तो वह छात्रों को जिज्ञासा के अनुभव के आधार पर और पूर्ण ज्ञान से ही संबोधित करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं स्टूडेंट को, किस हद तक स्टूडेंट को पता है कुछ चीज़ें, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं आगे के बताने का। इससे पता पड़ जाता है कि स्टूडेंट का कहाँ तक क्षमता है और कहाँ से हमें उसको आगे ले जाना है। छात्रों में और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। यानी कि जो क्लासरूम में आप क्लास लेते हैं तो जो छात्र होते हैं उनमें जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होनी चाहिए। विषय को कहानी की तरह आरंभ करना चाहिए। एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि वह किसी भी विषय को कठोर से स्टार्ट ना करे, सरल से लेकर के जटिल की ओर ले जाए, तभी विद्यार्थी का मन लगता है, रुचि हो जाती है। कहानियों के माध्यम से हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है। और इसके बाद है आपका विषय वस्तु को संगठित करना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को तर्कसंगत ढंग से संरक्षित करना, उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना। पाठ्य पुस्तक होता है उसको तर्क के आधार पर हम बताते हैं और एक कहानी के रूप में बताते चले जाते हैं। इससे हमारा वो लेक्चर भी अच्छा चला जाता है और स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमारा टीचर किस तरीके से हमसे रिस्पेक्ट करता है, किस तरीके से हमसे बता रहा है। तो टीचर स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। और इसके बाद है उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन। उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन, प्रमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना, छात्रों को उनके महत्व पर बल देना। प्रतिपुष्टि एक टीचर के लिए, प्रतिपुष्टि में क्या मायने हैं? क्या वे टीचर को देख रहे हैं? क्या वे टीचर को क्या स्टूडेंट टीचर को देख रहे हैं या खिड़की के बाहर झांक रहे हैं? यानी कि जो स्टूडेंट होता है क्या वह टीचर के लेक्चर को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कि खिड़की के बाहर ताक झांक कर रहा है? शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे इस बात की जानकारी रखें। आपके लिए जब आप टीचर बनेंगे सब भविष्य में, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आवश्यक जानकारी रखें कि छात्र की सूक्ष्म और प्रत्यक्ष ढंग से कैसे प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि की जाए, कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में ही ध्यान दे। संचार में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। संगठन का आकार, इसमें है कर्मचारियों के बीच बहुत दूरी, और सेकंड है कार्य विशेषज्ञता संगठन, और तीसरा है संगठन संस्कृति या स्वतंत्रता और विश्वासीय प्रभाव डालती है। संस्कृति जो कल्चर है हमारा वह स्वतंत्रता और विश्वास पर प्रभाव डालती है। संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, किसी प्रकार से जटिलता आती है। मानसिक अवरोध या बढ़ाएं, व्यक्ति विशेष संदर्भ, यह हमारी सांस्कृतिक आदर्श, मूल, आस्था, विश्वास, बाल्यावस्था की अनुभव अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। यानी कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे मूल्य हैं और आस्था है और विश्वास है, इन पर भी निर्भर करती है। अनुभव क्षेत्र कौन सा है इसका? विज्ञान के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के बारे में, विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको हिंदी साहित्य के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में ना आए जितना कि एक मानविकी विद्यार्थी को समझ में आ जाए। यानी कि जो एक साइंस का स्टूडेंट होता है उसको ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदी समझ में जल्दी आ जाए, नहीं आ पाती कभी कभार, क्योंकि वह अपने विषय में ही ज़्यादा रुचि रखते हैं। और जो मानविकी विद्यार्थी होता है उसको हिंदी में अच्छा समझ में आ जाता है। तो यह अनुभव क्षेत्र होता है हर एक स्टूडेंट का और टीचर का अपना अपना। संज्ञात्मक मतभेद, इसमें ज्ञान संबंधित भी होते हैं। यदि हमारी सोच या ज्ञान में कोई मतभेद हो तो उसको संख्यात्मक मतभेद कहा जाता है। यानी कि जो हमारी सोच है, जो हमारा ज्ञान है, उसमें कोई मतभेद हो तो उसे संज्ञात्मक मतभेद कहा जाता है। ये संचार का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकंड है, इसके बाद है मानसिक डर। जो व्यक्ति डरा सा रहता है वह किसी भी संचार संदेश की प्रतिक्रिया में शीघ्र ही बचाव की मुद्रा में आ जाएगा। यानी कि जब कोई स्टूडेंट होगा वो डर के अगर कोई संचार करेगा
तो वह रिस्पेक्ट यही करेगा कि हम बचे रहें, हम ज़्यादा से ज़्यादा संचार ना करें, हम शांत रहें। क्लासरूम में भी होता है कभी कभार बच्चे शांत रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। इसके बाद है निष्पादन। सूचना में जोड़ तोड़ करने उनको प्राप्तकर्ता के अनुरूप बनाना है, जोड़ तोड़ करके उनको प्राप्तकर्ता के अनुरूप बनाना है। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया मूल संदेश छिपा अर्थ बदल जाता है। जो मूल अर्थ होता है वह छिपा अर्थ बदल जाता है। इसको ग्रेपवाइन भी कहते हैं, ग्रेपवाइन भी कहा जाता है। ये ग्रेपवाइन अर्थ छिप जाता है तो उसको ग्रेपवाइन कहते हैं। कभी कभार संचार में नेट परीक्षा में पूछा जाता है कि जब कोई संदेश छिप जाता है तो उसको कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको ग्रेपवाइन कहते हैं। ये याद रखना है, कई बार आ चुका है नेट परीक्षा में। भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं। भाषा का अल्प ज्ञान होना, ठीक है। समाज में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, प्रचलित हैं। जो सोसाइटी है उसमें अनेक प्रकार की भाषाएं चलती हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान हो। जरूरी तो नहीं है कि हमको और आपको हर एक भाषा का ज्ञान हो, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि अधिकतर व्यक्ति के पास 2-4 लैंग्वेज तो होती हैं, लेकिन ज़्यादा भाषाओं का होना भी इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। परंतु भाषाओं का ज्ञान होने से भी संचार में बाधा उत्पन्न होती है। अगर भाषाओं का ज्ञान होता है तब भी संचार में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है संचार। इसके बाद संस्कृति विभिन्नता, जो हमारे कल्चर में कौन कौन सी विभिन्नता हैं। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न संस्कृतियों को मूल्यों, मान्यताओं और आकांक्षाओं आदि के रहस्य को समझें। जो हमारी कल्चर है, कल्चर में जो फैक्ट होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उनकी मान्यताओं को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है आपका तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना। ये देखिए इसमें है, इस भाषा का अक्सर कार्य क्षेत्र में किया जाता है। इस भाषा का प्रयोग अक्सर कार्य क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है। कई बार लोग अपनी तकनीकी भाषा में संदेश में नहीं आता है, कई बार जो तकनीकी भाषा में संदेश में नहीं आता है, जिस संचार के दौरान बाधा उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से बाधा उत्पन्न हो जाती है। तकनीक होता है, अगर संदेश सामने नहीं आता है तो संचार में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रभावी कक्षा के लिए सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है, कक्षा संचार की प्रभावशीलता प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है कि शिक्षक, छात्र, संदेश, शिक्षण विधि और मीडिया और अधिगम वार्तालाप। कौन से? शिक्षक, छात्र, संदेश, विधि और अधिगम वार्तालाप। कक्षा संचार के सिद्धांत को 4 भागों में विभाजित किया गया, यानी 4 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट है शिक्षकों के लिए सिद्धांत, और सेकंड है संदेश नियम करने के सिद्धांत, और थर्ड है शिक्षक विधियां और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत, और फोर्थ है आपका अनुकूल शिक्षण वार्तालाप बनाने के लिए सिद्धांत। ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं बताए गए हैं। प्रभावी कक्षा के लिए सिद्धांत तो 4 प्रकार के हैं। अब है इसके बाद कक्षा के लिए सिद्धांत। कक्षा के लिए, क्लासरूम के लिए कौन से सिद्धांत होती है, कौन सी थ्योरी होती है। विषय वस्तु में दक्षता का विकास। एक शिक्षक को सदैव अपने ज्ञान वर्धन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए यूजीसी और दूसरी संस्थाएं समय समय पर लघु अवधि के पाठ्यक्रम को प्रायोजित करती हैं। यानी कि जो यूजीसी संस्था है वो समय समय पर कई चीज़ें पाठ्यक्रमों के द्वारा प्रसारित करती हैं, जिससे कक्षा का आत्मविश्वास और शिक्षण अधिगम क्षमता बढ़ती रहती है। जिसके माध्यम से जो कक्षा होती है वह उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और जो एक टीचर होता है, शिक्षण होता है, वह अधिगम बढ़ती है। अधिगम मतलब लर्निंग, मतलब जो किसी काम को करना है तो उसमें भी बहुत मदद मिलती है। इसके बाद आपका विद्यार्थियों को समझाना। कम्युनिकेशन के माध्यम से विद्यार्थी को हम किस प्रकार से समझाते हैं। शिक्षक को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि वो कोई 2 छात्र एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब एक टीचर का कर्तव्य ये होता है क्लासरूम में कि वह सबसे यही कह रहे कि कोई भी छात्र, 2 छात्र हैं तो एक जैसे कभी नहीं होते हैं, और उनके साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। सभी स्टूडेंट के साथ आप एक समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। प्रभावी संचार में कौशल, इससे शाब्दिक एवं अशाब्दिक मौखिक सभी प्रकार के संचार कौशल आते हैं। लेकिन हाँ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षार्थियों को समझना है। इसमें सभी शिक्षक को, आपको, टीचर को एक समान रूप से ज़रूर देखना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर का कर्तव्य होता है कि उसको सब स्टूडेंट उसके एक समान हैं,
सब बच्चे होते हैं उसके, हम भी बच्चे हैं, हमारे भी सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती, तो हमें एक समान सबको देखती हैं, ये याद करना है। प्रभावी संचार में कौशल हो गया आपका। इसके बाद है शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होना। जो एक टीचर होता है उसका वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होना अपने कार्य के प्रति। छात्र इन दोनों गुणों के आधार पर शिक्षा का सम्मान करते हैं। जब व्यक्ति में वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होता है तो एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि वो अपनी शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करे, उसको रिस्पेक्ट दे। इससे कक्षा में और भी प्रभावी होता है, जिससे कक्षा में और भी प्रभावी हो जाता है। शिक्षक को कुछ बातों में लचीला रुख अपनाना चाहिए, यानी कि लचीलापन होना चाहिए, अपने स्टूडेंट के प्रति एक संवेदनशील भावना होनी चाहिए, जिससे कि कठोरतापन ना आए। इसके बाद है संदेश नियम करते के सिद्धांत। जो नियम होते हैं संदेश कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य। इसको वर्णित करने के लिए हम स्टार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, स्मार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। उचित अनुक्रम, सरल से जटिल की ओर, आसान से कठिन की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि हम कोई भी पाठ स्टार्ट करते हैं, आप कभी भी क्लास में देखना, जब भी टीचर एक पढ़ाता है तो कोई भी अपना लेक्चर स्टार्ट करता है तो वह सरल से भाषा से समझाता है। इससे विद्यार्थियों का मन कहीं भटके ना, वह आराम से टीचर की बात सुने और सरल से जटिलता की ओर ले जाता है। तो उचित प्रतीक हैं इसके। फेसबुक और ट्विटर पर काफ़ी मानवीकृत प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स का इसका उदाहरण है, ट्रैफिक लाइट इसका उदाहरण है उचित प्रतीक में। इसके बाद है शिक्षण विधियाँ और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। कौन कौन से मीडिया के लिए सिद्धांत हैं? फर्स्ट है प्रासंगिक और उचित विधियों एवं मीडिया का चयन शिक्षण विधियों और मीडिया उद्देश्यों एवं सामग्री के प्रसारण को प्रभावित करती हैं। कौन कौन से हैं? सेकंड है विविध प्रकार की विधियों एवं मीडियाओं का उपयोग। ये कक्षा शिक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने और निरस्तरता से बचने के लिए ज़रूरी है। यानी कि छात्रों की रुचि को बनाए रखने के लिए विविध विधियों का हम मीडिया का प्रयोग करते हैं। क्लासरूम में होता है कभी कभार मीडिया का प्रयोग करते हैं। मीडिया मतलब कोई भी कार्य है, ऐसे ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं तो हम कई चार्ट के द्वारा समझा देते हैं किसी चीज़ को। और तीसरा है शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडियाओं का एकीकरण। यानी कि छात्रों को यह लगना चाहिए कि मीडिया और शिक्षक पृथक पृथक हैं। यानी कि एक स्टूडेंट को इसमें यह ना लगना चाहिए कभी कभी कि मीडिया और शिक्षक अलग अलग हैं, नहीं, उनको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि वह एक ही समझें, मीडिया और शिक्षा एक ही है। ठीक है, इसके बाद है आपका अनुकूल शिक्षण वार्तालाप बनाने के सिद्धांत। अनुकूल शिक्षण वार्तालाप बनाने के कौन कौन से सिद्धांत हैं? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित रखना। ठीक है, कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था होना और छात्रों के साथ समस्त और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट के साथ समान ही व्यवहार सामंजस्य को स्थापित करना चाहिए। प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना होनी चाहिए, प्रदान करना चाहिए सामाजिक मान्यताएं आदि पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये लेक्चर ख़त्म हो गया आज का। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी हमारे 3 वीडियो डले हैं यूट्यूब पर, और तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।